स्टूडेंट्स, आज हम रेशो एनालिसिस में कुछ रेशोज़ के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेशो एनालिसिस के बारे में बताया था कि रेशो एनालिसिस जो है वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें इंफॉर्मेशन मिलती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, उससे मिलने वाली इंफॉर्मेशंस को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना करके मैनेजमेंट के सामने जो है ऑप्शन क्रिएट करता है कि वो और ज़्यादा जो है एफिशिएंटली फर्म को कंट्रोल कर पाएँ। इसमें हम कुछ मैथमेटिकली जो है रेशोज़ यूज़ करते हैं, जिनसे जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है और प्रोडक्टिव बन जाती हैं। तो रेशो एनालिसिस की जो वो इंफॉर्मेशंस हैं उनको हम प्रोडक्टिव कैसे बनाते हैं, उसके लिए हम आज बात करेंगे। तो रेशो एनालिसिस के थ्रू हम जो एनालिसिस करना चाहते हैं, अगर हम उसमें बात करें तो सबसे पहले हम इसमें लेते हैं सोल्वेंसी एनालिसिस, यानी जो फर्म की अपने डेब्ट्स, अपनी लायबिलिटीज़ को पे करने की जो कैपेबिलिटी है, उसको हम फर्म की सॉल्वेंसी कैपेसिटी बोलते हैं। तो फर्म की जो सॉल्वेंसी कैपेसिटी है उसका एनालिसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फर्म को बहुत सारे जो एक्सटर्नल फैक्ट जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ में जो है ट्रांजैक्शन करनी होती हैं। जैसे जो है मार्केट में जब शेयर निकालते हैं तो शेयर होल्डर्स जो है ये जानना चाहते हैं कि फर्म की जो है अपनी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। अगर फर्म बैंक से लोन लेने जाती है, कहीं भी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने जाती है, तो वहाँ भी जो है ये देखा जाता है कि फ़र्म की जो फ़िलहाल कैपेसिटी है वो कितनी है अपने लोन को पे करने की या अपनी लायबिलिटीज़ को पे करने की। तो वो फर्म की जो एक पूरा सॉल्वेंसी एनालिसिस है वो ज़रूर चेक करते हैं। वो चेक करके देखना चाहते हैं कि फ़र्म क्या इस बात के लिए कैपेबल है कि कल को उसको अगर कोई डेब्ट्स वगैरह जो हैं वो अपने पे कर पाए, हम उसको कोई लोन दे देते हैं तो क्या वो उसको टाइमली पे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, यानी उसकी पोजीशन क्या है, वो क्या सर्वाइवल उसका जो है रेशो है आगे मार्केट में। तो ये जो है हम सोल्वेंसी रेशो के थ्रू जो है पता करते हैं। तो इसीलिए सोल्वेंसी जो एनालिसिस है किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन का, वो जो है इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अब इसमें बात करते हैं कि हम इसमें क्या एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो है एनालिसिस करते हैं करंट रेशो। करंट रेशो, इट इज़ कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल रेशो। वर्किंग कैपिटल के बारे में आप जानते होंगे। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, यानी जो वर्किंग में रहती है कैपिटल, जो कैपिटल एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ में कन्वर्ट होती रहती है, चेंज होती रहती है, फिर वापस जो है वापस करंट एसेट करंट लाइबिलिटी में फॉर्म हो जाती है। लगातार इसका रूटीन जो है वो चलता रहता है। तो ये जो करंट रेशो है ये इंडिकेट करता है कि जो फर्म की जो करंट एसेट्स हैं उनका करंट लाइबिलिटी से कितना ज़्यादा एक्सीस है, यानी कितनी वो ज़्यादा मौजूद हैं। अब इसको आप सीधा से ही समझ लीजिए कि हमारे पास जितना भी हमारे पास लाइबिलिटी है उससे ज़्यादा हमारे पास एसेट कितनी है, क्योंकि जितनी हमारी लाइबिलिटी से ज़्यादा एसेट होंगी उतनी ही ज़्यादा हमारी पोजीशन स्ट्रांग मानी जाएगी। अगर हमारी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, एसेट कम है, तो फिर तो यही माना जाएगा कि हम एक तरह से जो है स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है, बहुत ही लूज़ कंडीशन में है और फाइनेंशियली जो है बहुत ज़्यादा वीक है। तो करंट रेशो जो है इस चीज़ को आसानी से जो है क्लियर कर देता है पिक्चर फर्म की, कि फर्म की जो कैपेसिटी है लोन को या डेप्ट को पे करने की वो क्या है। तो वो करंट रेशो से हम आसानी से जज कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल रेशो। दिस रेशो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल करंट एसेट्स एंड टोटल करंट लाइबिलिटीज ऑफ ए फर्म। इसका जो एक्सेप्टेड नॉर्म है एज पर स्टैंडर्ड, वो 2:1 माना गया है। 2 से मतलब है यहाँ पर करंट एसेट्स और 1 को इंडिकेट कर रही है करंट लाइबिलिटीज़, यानी अगर आपकी करंट लाइबिलिटी 1 है तो आपके पास करंट एसेट जो है वो 2 होनी चाहिए, दुगनी होनी चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड है, इससे ज़्यादा ही रहनी चाहिए, इससे कम तो होनी ही नहीं चाहिए, ये तो एक स्टैंडर्ड है। अगर इससे कम है तो आपका जो करंट रेशो है
वो वीक माना जाएगा, और करंट रेशो वीक होने का मतलब है कि आपकी जो सॉल्वेंसी है वो वीक मानी जाएगी। करंट रेशो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट रेशो में जो हम करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज यूज़ करते हैं, करंट एसेट्स में देखिए क्या क्या आता है। मेनली जो फीचर्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं: कैश इन हैंड एट बैंक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, एक्रूड इनकम, एक्सेट्रा। एंड करंट लाइबिलिटीज़ में आता है क्रेडिटर्स, बीपी, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स पेबल, अनक्लेम्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड अनअर्न्ड इनकम। ये सब जो है हम करंट लाइबिलिटीज़ में शो करते हैं। तो हमें बैलेंस शीट देखनी है कंपनी की, उनको उस बैलेंस शीट में से आपको ये सब चीज़ें जो है मिल जाएंगी, और वहाँ से आपको इनको जो है करंट रेशो निकालना है। तो इस तरह करंट रेशो जो है हमारी फर्म की सॉल्वेंसी को जज करने, चेक करने के काम में आता है। इसके बाद दो और फार्मूले भी हैं जो इसी सॉल्वेंसी को चेक करने के काम में आते हैं, जिनमें दूसरा है क्विक रेशो, या इसे बोलते हैं एसिड टेस्ट और लिक्विडिटी रेशो। दिस रेशो इज कैलकुलेटेड फॉर assessing the capacity of the firm to make immediate payment of its liabilities। देखिए जैसा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये रेशो जो है इस बात को चेक करने के लिए निकाला जाता है कि फर्म जो है अपनी इमीडिएट लाइबिलिटीज़ को कितनी जल्दी पे कर सकती है। तुरंत यदि उनको कहा जाए तो उनको पे करने की उनके पास में कितनी कैपेबिलिटी है, क्योंकि कई लाइबिलिटी ऐसी होती हैं जिनको तुरंत पे भी करना पड़ता है, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए में भी पे हो जाती हैं। तो ये कैपेबिलिटी भी फर्म के पास होनी चाहिए। इसकी जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स है वो 1:1 मानी गई है, यानी जितनी आपकी लाइबिलिटीज़ हो उतनी ही आपके पास एसेट तो कम से कम हो। इसका जो फार्मूला है लिक्विड रेशो का, वो लिक्विड रेशो निकालने का जो फार्मूला है वो है लिक्विड और क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। यहाँ पर करंट एसेट की जगह रिप्लेस करके लिक्विड या क्विक एसेट्स कर दी गई हैं, करंट लाइबिलिटीज़ वही है एज इट इज़। तो देखिए लिक्विड एसेट्स को निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो करंट एसेट्स होती हैं वो मैं आपको पीछे बता ही चुका हूँ करंट एसेट कौन सी हैं। तो करंट एसेट्स जो होंगी उनमें से स्टॉक इन ट्रेड और प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर आप इन दोनों को लेस कर दें तो वो आपकी जो है लिक्विड एसेट्स कहलाती हैं। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को इसमें नहीं रखा जाता है। तो ये आपकी लिक्विड एसेट होती हैं जिनसे आप पैसा तुरंत गेन कर सकते हैं। तो ये जो एसेट होंगी लिक्विड एसेट्स, इसके अपॉन में आप करंट लाइबिलिटीज़ अगर रखेंगे तो आपका लिक्विड रेशो आ जाएगा, और लिक्विड रेशो की जो फॉर्म होती है, एक्सेप्टेड नॉर्म्स होती है वो है 1:1। इसके बाद थर्ड जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो का भी थोड़ा और प्यूरिफाइड जिसे कह लीजिए, और कैश पोजीशन रेशो और सुपर क्विक रेशो। ये केवल जो है ज़्यादातर करके जो है कैश की पोजीशन को जानने के लिए यूज़ किया जाता है कि फर्म की जो कैश जो है, कैश जो उनके पास हैंडलिंग है, या कैश जो उनके पास है उनके पास इन हैंड या एट बैंक, वो कितना जो है बेटर है। तो इसकी जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स है वो 0.5:1 मानी जाती है। कैश पोजीशन रेशो निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ अपॉन लिक्विड और करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज़ करते हैं। लिक्विड या करंट लाइबिलिटीज़ हम लगा सकते हैं, वैसे जनरली जो है लिक्विड लाइबिलिटी ही लगाई जाती है, लिक्विड लाइबिलिटी ही लगानी चाहिए, करंट लाइबिलिटी इसमें नहीं लगाते हैं। तो लिक्विड या क्विक लाइबिलिटीज़ निकालने के लिए फार्मूला है करंट लाइबिलिटीज़ माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट लाइबिलिटीज़ में से आप अगर बैंक ओवरड्राफ्ट को लेस कर दें तो वो क्विक या लिक्विड लाइबिलिटीज़ निकल जाती हैं। तो कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, जितना कैश है चाहे वो इन हैंड हो या एट बैंक हो, वो इसमें लिया जाएगा, प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी जो मार्केट में बेचने वाली सिक्योरिटी है जिन्हें हम बेच सकते हैं आसानी से, वे सब जो हैं जिनसे कैश एकदम जनरेट हो जाएगा, वो सब लिया जाता है, और अपॉन में लिक्विड लाइबिलिटीज़। तो इससे ये निकाला जाता है कि फ़र्म के पास में अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने की के लिए कितना कैश जो है अवेलेबल रहता है, मतलब उनकी कैश पोजीशन क्या है। तो इसकी जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स है वो 0.5:1 मानी जाती है, यानी जितनी आपकी लाइबिलिटी है उसका करीबन आधा तो आपके पास में कैश मौजूद रहता है या था।
तो इससे ये जजमेंट हो जाता है। तो ये तीनों ही रेशो जो है फर्म की जो लिक्विडिटी पोजीशन है, जो सोल्वेंसी पोजीशन है, उसको आसानी से जज करने में हेल्प करते हैं।